नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 विधायिका और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला है संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता है। ठीक है, संसद में दो सदन है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, तो जो दो हाउसेस है उन दो हाउसेस की क्या आवश्यकता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये जान लिया था कि संसद क्यों, संसद की क्या जरूरत है। तो वहां तक तो हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि संसद बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के कानून निर्माण करना है, देश का शासन चलाना, तो उसके लिए संसद की आवश्यकता है। पर संसद में दो सदन, वाई, क्यों, क्या जरूरी है, ये चर्चा करेंगे। फिर आज एक सदन पे पूरी चर्चा करेंगे, खुली चर्चा है, ओपन डिबेट अपनी। ठीक है, आप भी अपने विचार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो राज्यसभा फिर आज पूरा चर्चा करेंगे। आपको जितना किताब में दिया हुआ है उससे एक्स्ट्रा आपको ले जाकर के राज्यसभा के जो सारे डाउट्स हैं आप लोगों के दिमाग में, वो सारे अपन क्लियर कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। संसद में दोनों सदनों की क्या आवश्यकता है, तो दो सदन की क्या आवश्यकता होती है वो जानते हैं। संसद, हमारे राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। तो जो हमारी राष्ट्रीय विधायिका है, राष्ट्रीय विधायिका का मतलब क्या हो गया, जो देश की विधायिका, जो देश के लिए कानून निर्माण का काम करती है, उसे हमने क्या कहा है, राष्ट्रीय विधायिका। और राष्ट्रीय विधायिका हमारी क्या है, देश की संसद है। देखिए, विधायिका दो स्तर पे हम लोग देखते हैं। दो स्तर पे विधायिका होने का मतलब क्या है कि दो स्तर पे हमारी सरकारें बन रही है। एक केंद्र सरकार बनती है। अब केंद्र सरकार जहां जाकर के बैठती है, जो जिनके प्रति वो उत्तरदायित्व है, किनके प्रति उत्तरदायित्व है, राष्ट्रीय विधायिका के प्रति। जो केंद्रीय विधायिका है हमारे, और केंद्रीय विधायिका क्या है, संसद। तो आज नरेंद्र मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल कहां पर जवाब देगा, संसद में जवाब देगा। किसी राज्य की विधानसभा में आकर के जवाब नहीं देगा, वो संसद में जवाब देगा, क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी है उनका। वो केंद्र सरकार है, वो राष्ट्र की सरकार है, वो देश की सरकार है, इसलिए राष्ट्रीय विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है उनका, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। अब हम लोग एक केंद्र सरकार चुनते हैं और एक राज्य सरकार चुनते हैं। अब जो राज्य सरकार है वो कहां जवाब देगी, वो अपनी विधानसभाओं में जवाब देगी, अपने विधानमंडल में जवाब देगी। वो लोकसभा या राज्यसभा में जवाब देने नहीं आएगी, क्योंकि जो उनका उत्तरदायित्व है, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके प्रति है, उस विधानसभा, उस विधान परिषद या उस पूरे विधानमंडल के प्रति होती है। तो यहां पे हम दो सरकारें चुनते हैं देश में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, उनका राष्ट्रीय विधायिका के प्रति। और इस राष्ट्रीय विधायिका को हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और इसी संसद में तीन अंग है, लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति साहब। अब आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि लोकसभा और राज्यसभा, ये जो वाले नाम है, ये नाम कौन से ईयर में अपनाए गए थे, कौन से साल में ये नाम अपनाए गए थे। अपन लोगों ने इस पे लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी। विधानमंडल, राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब देश की जो विधायिका है उसको क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। ये देश की विधायिका क्या बनाएगी बच्चों, देश की विधायिका क्या बनाती है, केंद्र सरकार। देश की जो विधायिका होगी वो बनाएगी केंद्र सरकार। अब देश की विधायिका है तो राज्यों की भी विधायिका है, और राज्यों की विधायकों का जो कहा जाता है वो विधानमंडल कहा जाता है। संसद को हम इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, और जो यहां पे जो विधानमंडल है इसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। अब विधानमंडल में कौन कौन आता है, अगर अब विधानमंडल में हम देखें तो विधानमंडल में आता है विधानसभा, विधान परिषद, और राज्यपाल साहब। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी लिख लीजिए। विधानसभा को हम लोग क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद, परिषद का मतलब क्या होता है, काउंसिल, जैसा कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और राज्यपाल साहब को हम लोग कहते हैं गवर्नर। ओके, और लोकसभा को जो हम लोग कहेंगे बेटा, वो कहेंगे हाउस ऑफ पीपल। ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश के नाम भी आप लोगों को याद रखने चाहिए बेटा, क्योंकि जब हम लोग आंसर लिखते हैं और आंसर लिखते समय अगर हम इंग्लिश में कहीं ब्रैकेट में कुछ चीज डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टीचर पे एक अलग से इंप्रेशन छोड़ता है। वो ये सोचता है कि बच्चे ने कितनी गजब की पढ़ाई करी, उसको इंग्लिश में भी नाम पता है, ठीक है ना। तो एक टीचर की मानसिकता होती है, और कभी भी हमारे जीवन में, हमारी तरक्की में अगर बाधा कुछ बने तो बने, पर
लैंग्वेज एटलीस्ट हमारी बाधा नहीं बननी चाहिए कि हम सफल होना चाहते हैं पर लैंग्वेज ये प्रॉब्लम आ रही, कभी भी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और राष्ट्रपति साहब को तो आप जानते ही हो भैया, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। विधानमंडल में क्या है? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यपाल। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों है? क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर है, एमपी। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी की संसद के वो क्या है? सदस्य है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? सांसद कहा जाएगा। अब यहां पर देखो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब क्यों है? जो भी व्यक्ति विधानसभा में बैठा हुआ है वो क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है, तो उसको कहा जाएगा एमएलए। और ये जो विधान परिषद में बैठा हुआ उसको क्या कहा जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इन दोनों को हम लोग आम भाषा में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विधायक। चाचा हमारे क्या हैं? विधायक हैं। ठीक है, मेरे नहीं है ओके, जिनके हैं, जिन्होंने ये डायलॉग दिया है उनके, अपने तो नहीं है। अपना तो दूर दूर तक की मतलब नजर ही नहीं आता कोई राजनीति से संबंध है या नहीं, बस वोट डालते हैं और आपको बता देते हैं कि ये राजनीति होती है, बाकी ना तो जीवन में कभी करी और ना इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखा। ठीक है, विधायक। ठीक है, तो चाचा हमारे ना विधायक है, ना कोई भी विधायक नहीं, पर विधानसभा में बैठने वाला सभी व्यक्ति विधायक कहलाते हैं, विधान परिषद में बैठने वाले भी विधायक कहलाते हैं, पर इंग्लिश में से एमएलए कहा जाता है, इसको एमएलसी कहा जाता है। अब देखिए कि राष्ट्रीय विधायिका संसद हो गई और जो राज्यों में विधायिका होगी वो विधानमंडल होगी। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि संसद एक वो स्थान है, संसद या विधानमंडल वो स्थान होते हैं जहां पर आपके द्वारा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा निर्वाचित नेता वहां जाकर के बैठते हैं और देश के लिए विधि निर्माण का काम करते हैं, कानून निर्माण का काम करते हैं। जब हमने केंद्र सरकार बनाई तो संसद की आवश्यकता है, नहीं तो वो कहां बैठ करके काम करेंगे। जब हमने राज्य सरकार बनाई है तो फिर विधानमंडलों की भी आवश्यकता है, विधानमंडल नहीं होगी तो राज्य सरकार कहां जाकर के बैठेगी। और जो प्रोसीजर हम लोग संसद में अपना रहे हैं केंद्र सरकार के लिए, वह का वह पूरा का पूरा प्रोसीजर विधानमंडलों में अपनाया जाएगा। ओके, तो यहां पर संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता, उस पर चर्चा करेंगे। पर पहले आपने संसद को समझ लिया, संसद क्या है? हमारा राष्ट्रीय विधायिका है, और विधानमंडल क्या है? राज्यों में जो विधायिका होती है उसको विधानमंडल कहा जाता है, और उसका पूरा डेटा मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। अब आते हैं द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक या इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म या द्विसदनात्मक। द्वि का मतलब क्या होता है? दो, सदनात्मक दो सदन वाला। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। जब किसी भी विधायिका में, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की विधायिका में जब दो सदन हो, दो हाउस हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? द्विसदनात्मक सदन कहा जाएगा, द्विसदनात्मक संसद उसको कहा जाता है। तो हमारे देश में देखिए जो संसद है उसमें देव सदन है, दो सदन है। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा है। तो दो सदन हमारे हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन सी संसद है? द्विसदनात्मक संसद हमारे यहाँ पे है, द्विसदनात्मक पार्लियामेंट, बायकैमरलिज्म वाली पार्लियामेंट हमारे है। बायकैमरलिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सा अर्थ यही होता है कि वहां पर दो सदन होंगे। आपकी जो संसद, आपकी जो पार्लियामेंट है, आपकी जो विधायिका है, उसमें दो सदन होंगे, दो हाउसेस होंगे, जैसे कि इंडिया में है लोकसभा और राज्यसभा। और आप देखिए ज्यादातर जो बेटर डेमोक्रेसीज है उनमें आपको दो दो हाउसेस ही देखने को मिलेंगे। अमेरिका में चले जाइए, दो हाउस है। ठीक है, आप ब्रिटेन में चले जाइए, दो हाउस है, दो सदन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। जर्मनी की भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, वहां पर भी दो हाउस है। हर जगह कहीं ना कहीं ज्यादातर कंट्रीज में क्या है? दो दो हाउसेज है। ये दो दो हाउसेज क्यों रखते हैं इसकी भी आगे अपन लोग चर्चा करेंगे। तो द्विसदनात्मक क्या होता है? जब किसी भी देश की, किसी भी राज्य की विधायिका में जब दो सदन होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक कहते हैं, बायकैमरलिज्म कहते हैं। तो अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडिया की जो संसद है वो कैसी है, बायकैमरलिज्म है या द्विसदनात्मक, आप बताएंगे। भारतीय संसद में दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं कि अपर हाउस है ये, और ये लोअर हाउस है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यों को विकल्प एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का। अब भारत के संविधान ने जो राष्ट्रीय विधायिका है, जो संसद है, उसमें तो द्विसदनात्मक कर दिया, पर राज्यों की सरकारों को राज्यों के लिए, खुद के लिए छोड़ दिया कि भैया आप अगर एक सदनात्मक रखना चाहते हैं तो आप एक सदनात्मक भी रख सकते हैं। इंग्लिश में इसको यूनिकैमरलिज्म कहा जाता है, इंग्लिश में इसको यूनिकैमरलिज्म कहा जाता है। और द्विसदनात्मक रखना चाहे तो आप द्विसदनात्मक भी रखना चाहते हैं, इसे बायकैमरलिज्म
कहा जाता है। ओके, तो राज्यों के लिए विकल्प दिया गया है कि आप एक सदनात्मक रखना चाहे तो एक रखिए और द्विसदनात्मक रखना चाहते हैं तो द्वि रखिए। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट स्लाइड्स पे वापस आ जाइए, कि यहाँ पे जो विधानमंडल है, विधानसभा विधान परिषद, अब ये जो विधानसभा विधान परिषद है या दो दो हो गई, तो ये क्या हो गया, राज्यों में द्विसदनात्मक हो गया। परंतु ये द्विसदनात्मक सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में, कितने राज्यों में बच्चों, 6 राज्यों में, कितने में, 6 राज्यों में। और वो 6 राज्य कौन से अभी अपन लोग जानेंगे। तो 6 राज्य अपने बिहार और यूपी। कौन कौन से, यूपी और बिहार, ठीक है, ये दोनों एक साथ आते हैं, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, ठीक है ना, वो वाले से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा फिर और कौन सा है, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों तो भाई भाई है, मतलब पहले आंध्र प्रदेश ही था, फिर 2014 में तेलंगाना भी बना। उसके बाद है भैया मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है, तो एमके मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, बिहार यूपी आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटक। पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, पर जम्मू कश्मीर को फिर 2 यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया 2019 में। तो अब जब वो राज्य ही नहीं रहा तो द्विसदनात्मक कैसा है ठीक है ना। तो अभी के हाल फिलहाल 7 राज्यों में द्विसदनात्मक है, बिहार और यूपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र कर्नाटक। अब केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ओके, तो देखिए ये आप मानचित्र भी आपकी किताब में दिया हुआ है, किताब का ही मानचित्र है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को भी दिखा रखा, पर बेटा जम्मू कश्मीर नहीं है अब, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों पास पास में भी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। ये जी गोवा आ जाता है, पर गोवा नहीं है, ठीक है। और बिहार द्विसदनात्मक है। अब इनके पास अपनी चॉइस है कि आप द्विसदनात्मक रखना चाहे तो रखिए, नहीं तो मत रखिए। परंतु वैसे एक बात सच्चाई से के साथ कहता हूं, राज्यों में कोई द्विसदनात्मक होने का कोई ऐसे विशेष फीचर नहीं मिलता कि भाई कोई बहुत ही बढ़िया आपको फायदा मिल रहा हो द्विसदनात्मक अगर आप रख रहे हो, तो ऐसा कोई भी फायदा नहीं मिलता। जिन राज्यों में 1 सदन है वहां पर भी वही काम हो रहे हैं, और जहां पर 2 सदन है वहां पर भी वही काम हो रहे हैं। राष्ट्रीय विधायिका में 2 सदन होना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं उसकी एक इंपोर्टेंस, अलग इंपोर्टेंस है, पर राज्यों में कहीं ना कहीं इसको इतनी इंपोर्टेंस नहीं दी गई है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान में समानता लाने के लिए, सबको बराबर रखने के लिए ही क्या करा गया है, राष्ट्रपति के जब वोटिंग होगी तो राज्य की विधानसभाएं वोट करेंगी, विधान परिषद नहीं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद मान लीजिए किन्हीं राज्यों ने अपना ली और किन्हीं ने नहीं अपनाया। अब जिन्होंने नहीं अपनाया मतलब वो वोटिंग नहीं कर सकते, तो ये तो भेदभाव हो जाएगा। उस भेदभाव को खत्म करने के लिए बोला सब विधानसभा ही करेगी। तो विधानसभा तो कंपलसरी है, विधानसभा तो होगी। अगर राज्य है तो वो विधानसभा होगी। विधानसभा तो वो बॉडी है जैसे कि लोकसभा है, जहां पर सभी लोग चुनकर के एक साथ जाएंगे, वो सरकार का गठन करेंगे, वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी। पर विधान परिषद के लिए ऑप्शन छोड़ा है कि अगर आप बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। तो राष्ट्रपति के में आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अन्य मामले आते हैं वहां पर विधानसभा के पास ज्यादा पावर होती है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि देखिए अब जो हमारा सवाल था कि संसद के 2 सदनों की क्या आवश्यकता है, उसका जवाब मिलना यहां से शुरू हो जाएगा। अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि संसद क्या है, द्विसदनात्मक क्या है, इनके बारे में जाना। अब जो बड़े देश हैं विविधताओं से जो परिपूर्ण है, विविधताओं का मतलब क्या होता है, जो डाइवर्सिटीज है, भाई आपके पास अलग अलग वेराइटीज जब होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, विविधताएं कहते हैं। आज हमारे देश में आप देखिए भाषा के आधार पर कितनी भाषाएं आज हमारे देश में बोली जाती है। हमारे देश में क्या है, इसकी डाइवर्सिटी है। आप देखिए धर्म के आधार पर, ठीक है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है, बुद्धिस्ट भी है। कितने धर्म की हमारे पास वेराइटीज है, विविधता है। आप दक्षिण में जाइए, दक्षिण में जो वहाँ की संस्कृति, उनका खान पीन रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट है। आप उत्तर में आइए, उत्तर का जो खान पीन है, जो कल्चर है, उसमें काफी डिफरेंस आपको दक्षिण की तुलना में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, हमारे पास काफी वेराइटीज है, काफी ऑप्शंस हमारे पास है। तो ये इनको हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं कहते हैं। जिन देशों में विविधताएं बहुत ज्यादा होती हैं, डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा होती है, और जो बड़े देश होते हैं वो द्विसदनात्मक को ही अपनाते हैं। द्विसदनात्मक को क्यों अपनाते हैं? पहला, वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं और शायद पहले से पढ़ रहे होंगे। मैं एक ही बात कहता हूं कि लोकतंत्र जनता की व्यवस्था है, लोकतंत्र जनता की व्यवस्था। और मैं नहीं कह रहा हूं, जितनों ने पढ़ा है आज तक वही यही बात कहते हैं कि लोकतंत्र जनता की व्यवस्था। मैं ये कहता हूं कि जब मैं जनता शब्द का प्रयोग करता हूं, जब मैं जनता शब्द का प्रयोग करता हूं तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी
उतना ही अधिकार है जितना प्रथम पायदान पे खड़ा है। जितने अधिकार देश के सबसे अमीर व्यक्ति को है उतने ही देश के सबसे गरीब व्यक्ति को, जितने अधिकार देश के राष्ट्रपति जी को है उतने ही अधिकार देश के मजदूर को भी है। सब बराबर है। जब जनता की बात कर रहे हैं तो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी सरकार में कमी निकाल सकता है, कह सकता है कि सरकार ये काम कर रही है, गलत कर रही है। अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी सरकार की तारीफ करके कह सकता है कि सरकार ने हमारे लिए ये काम करा। तो जो अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं वो भी सरकार का, वो भी जनता का भाग है। और लोकतंत्र में सरकार जो बनती है वो जनता के द्वारा बनती है, सरकार जो काम करती है वो जनता के द्वारा काम करती है। और ये जो जनता है, हमारे देश की जो जनता है, इस जनता में क्या है, विविधता है। मैंने एक बार वापस आप यहां पर आ जाइए, मैंने कहा लोकतंत्र, और लोकतंत्र में मैंने कहा जनता की व्यवस्था। जब जनता की व्यवस्था तो जनता सब कुछ है, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी है। और ये जो जनता जनार्दन है, इस जनता जनार्दन में क्या है, विविधता है, डाइवर्सिटीज है बच्चों। अब भी बताया आप लोगों को, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, खान पीन रहन सहन के आधार पे विविधता है, वेराइटीज है, ठीक है। अब एक बात मान लीजिए, कभी अगर इस भाषा वाले व्यक्ति को हमने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, वो लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, उनके भाषा के लोगों को लगेगा कि देश में हमारी इज्जत नहीं है, हमारी भाषा के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, कोई भी हमारी भाषा के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। या मान लीजिए किसी धर्म के व्यक्ति का, कोई भी एक भी व्यक्ति का वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं है, तो फिर क्या सोचा जाएगा कि हमारे धर्म के प्रति सरकार सोचती नहीं है, देश में हमारे धर्म के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। और ये चीजें मैं कोई नई नहीं बता रहा हूं, आप क्लास 10th में चैप्टर 1 पढ़ करके आए थे, सत्ता की साझेदारी। वहां पर हमने देखा था कि जब सिन्हाला समुदाय तमिल समुदाय की मांगों को ठुकराता है तो तमिल समुदाय क्या महसूस कर रहा है कि इस देश में हमारी भाषा को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जा रहा। और जब सम्मान नहीं दिया जाता है, जब दूसरी विविधताओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, तब देश में स्थिति होती है खराब, और तब होते हैं बच्चों फिर गृह युद्ध, सिविल वॉर होते हैं। देश के दो समुदाय हिंसक रूप से बुरी तरीके से लड़ने लग जाते हैं, और फिर लोगों को देश छोड़ करके जाना पड़ता है, हिंसाएं होती हैं, पूरी दुनिया आप पे नजर लगा करके बैठी है कब इनकी हिंसा खत्म होगी। तो उन हिंसाओं को रोकने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप सबको क्या करो, प्रतिनिधित्व बनाओ, आप सबको अवसर दो, आप सबको मौका दो कि वो अपनी बात रख सके, वो सरकार का अंग बन सके, वो सरकार का भाग बन सके। वैध सरकार वही सरकार होती है जो सभी सामाजिक समूह को अपने साथ लेकर के चले, सभी सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व अपनी सरकार में दे, वही वैध सरकार है। तो अब हम चाहते हैं कि जो इतनी विविधता है उन सबका क्या हो, प्रतिनिधित्व हमारी संसद में होना चाहिए, किसी की आवाज दबनी नहीं चाहिए, और हर समाज की, हर वर्ग की आवाज उठाने के लिए व्यक्ति लोकसभा में, राज्यसभा में होने चाहिए ना। क्योंकि मैं फिर ये बात कहता हूं कि जिनकी कोनी पर चोट लगती है दर्द को वही महसूस कर सकते हैं। महिलाएं क्या समस्या फेस करती हैं जीवन में, वो ना मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हो, वो वही बता सकती है। इसलिए जरूरी है कि वो संसद में बैठे और बताएं कि हमारी ये समस्या, इन समस्याओं पर काम सरकार करे। दलितों ने क्या अत्याचार सहे हैं, पिछड़ी जातियों के लोगों ने क्या भेदभाव सहा है, वो आप या मैं नहीं बता सकते, वो वही लोग बता सकते हैं। इसलिए जरूरत क्या है कि वो लोग वहां जाए और उनके साथ क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है वो वही बता सकते हैं, क्योंकि उनके चोट लगी है। तो जिनके चोट लगती है दर्द को वही महसूस कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का, हर समाज का क्या होना चाहिए, वहां पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब अगर हम लोग एक ही सदन रखते तो अब एक सदन में तो लिमिटेड सीट्स होंगी। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा खोल दो 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 सीटें कर दो, ऐसा तो कर नहीं सकते। लिमिटेड सीट्स ही करनी पड़ेंगी। अब लिमिटेड सीट्स में हो सकता है कभी किसी भाषा के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना हो सकता है किसी जाति का प्रतिनिधित्व ना हो सकता है किसी धर्म के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना हो। तो सभी के सभी सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कि भाई आपका भी कैंडिडेट वहां पर हो, आपके वर्ग का भी कैंडिडेट वहां पर हो, इसलिए क्या है, 2 सदनों की आवश्यकता होती है। तो सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों, भागों को समुचित प्रतिनिधित्व, मतलब बिल्कुल एक सही तरीके से एक उचित प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव आप उनको दे सकते हैं। अब आज हमारे देश में लोकसभा में भी तमिलनाडु से लोग चुन करके जाते हैं, तो तमिलनाडु तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो, ठीक है। और तमिल भाषा बोलने वाले, तमिलनाडु हमेशा थोड़ा सा भाषा को लेकर के काफी सेंसिटिव, संवेदनशील रहा है। 1965 में भी जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश करी गई कि नहीं अब सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग भारत में होगा, उस समय भी काफी उग्र आंदोलन हुआ। परंतु अब ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु का लोकसभा में कोई व्यक्ति नहीं, लोकसभा में व्यक्ति है, राज्यसभा में भी व्यक्ति है। तो अब क्या हो गया, उनका प्रतिनिधित्व है।
आज उनके साथ जो भी समस्या होंगी वो लोकसभा में राज्यसभा में उठाएंगे, 100% उठाएंगे। और कभी किसी सरकार कभी किसी बड़ी पार्टी को अगर इतनी सीटें नहीं मिलती हैं कि वो सरकार बना पाए तो फिर क्या करेंगे, वो समर्थन भी कर सकते हैं कि हाँ लो ठीक है, आप हमारी भाषा का ध्यान रखना, हम आपको समर्थन कर देते हैं। तो एक तरीके से दो सदनों का फायदा यही होता है कि आप सभी वर्गों को वहां पे प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, सभी क्षेत्रों का वहां पे प्रतिनिधित्व, समुचित प्रतिनिधित्व जो होता है, एक सही प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए वो मिलता है। संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पूर्ण विचार हो सकता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब ये कह सकते हो रीचेकिंग हो रही है। रीचेकिंग होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे एक विधानमंडल की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा है और गवर्नर है, ठीक है, विधानसभा और राज्यपाल है। अब विधानसभा ने पास कर दिया, वो डायरेक्ट राज्यपाल के पास जाएगा और कहीं ना कहीं राज्यपाल को साइन करनी पड़ेंगे। कुछ थोड़ी बहुत शक्तियां हैं, बाकी ज्यादा शक्तियां हैं नहीं, राज्यपाल को साइन नहीं करने पड़ेंगे। मतलब विधानसभा ने जो कर दिया वो सही है। और विधानसभा में पावरफुल कौन है? वही पावरफुल है जिसकी सरकार है, क्योंकि सरकार ही 50% से ज्यादा पे बन रही है। सरकार ही 50% से ज्यादा पे बन रही है। ऑफकोर्स ये बात है, सरकार 50% से ज्यादा पे बन रही है और ज्यादा से ज्यादा बिलों को, विधेयक को पास कराने के लिए 50% चाहिए। जो सिंपल मेजोरिटी होती है वो मेजोरिटी वाला, सरल जो बहुमत है वो बहुमत चाहिए। अब जब सरल बहुमत चाहिए तो आसानी से पास करवा लेंगे। पर अगर यहीं पर ही दूसरा भी अगर सदन होता, दूसरा सदन भी होता, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है जिस पार्टी की यहां पे सरकार है उनके ही मेंबर्स यहां पर भी ज्यादा हो सकता है कम हो। तो हो सकता है कि ये बिल जब यहां पर जाता तो वो लोग कमियां निकालते, एग्जैक्टली सच में कमियां निकालते कि हाँ भैया ये कमियां हैं, इन कमियों को वापस सुधारो। तो पूर्ण विचार हो सकता है, रीचेकिंग हो सकती है। परंतु जहां पर एक ही सदन है वहां पर रीचेकिंग नहीं हो सकती, वहां पर फिर से विचार नहीं हो सकता। आप आज लोकसभा और राज्यसभा का देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा में तो जैसे मान लीजिए कि आज बीजेपी की सरकार है तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है भैया, बीजेपी मेजोरिटी में होगी, उसमें कोई डाउट नहीं। पर राज्यसभा में जरूरी नहीं है बीजेपी मेजोरिटी में हो। वैसे हाल फिलहाल तो शायद बीजेपी मेजोरिटी में, पर जब 2014 में आई थी बीजेपी उस समय शायद राज्यसभा में मेजोरिटी में नहीं थी, काफी समय तक वो मेजोरिटी में, बहुमत में नहीं थे। अब क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर्स चुने हुए बैठे हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि राज्यों की विधायिका में, राज्यों की जो विधानसभा है उसमें कितने विधायक कौन सी पार्टी के, किसकी सरकार है। अब जिनके ज्यादा विधायक है उन्हीं के ज्यादा मेंबर्स राज्यसभा में बैठे होंगे, ठीक है। अगर बीजेपी की ज्यादा राज्यों में ज्यादा विधायक है तो ज्यादा यहां पे राज्यसभा में मेंबर्स होंगे। कांग्रेस के ज्यादा है तो कांग्रेस के ज्यादा होंगे, और किसी पार्टियों के तो और किसी पार्टियों के होंगे। अब यहां पर तो बीजेपी ने मान लीजिए कि कोई चीज को पास कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, पर यहां पर अगर बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है तो राज्यसभा वाले रुको रुको, ठंड रखो, अभी हम बैठे हैं, अभी हम विचार करेंगे इस पर। फिर वो बताएंगे कि सर ये कमियां हैं, इनमें ये सुधार होना चाहिए, फिर वो वापस वो बिल को भेज देंगे या रोक लेंगे अपने पास कि नहीं हम इस बिल पे आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो क्या वो पूर्ण विचार हो गया, रीचेकिंग हो गई, फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम मान करके चलते हैं कि जो गलती होने की जो गुंजाइश है ना वो बहुत कम है, नहीं होगी, क्योंकि दो बार पूर्ण विचार हो गया ना। एक बार विचार हुआ यहां पर, फिर पूर्ण विचार, मतलब वापस से एक बार विचार कराया जा रहा है कि भाई सही है या गलत है। हम ये कह सकते हैं कि एक रीचेकिंग वाला सा जो प्रोसेस है वो रीचेकिंग वाला प्रोसेस यहां पर हो रहा है। प्रत्येक विधेयक और नीति पर दो बार विचार होता है। तो कोई भी विधेयक हो, ठीक है, कोई भी बिल आया हो, उस बिल पर कोई भी पॉलिसी हो, उन पर दो बार विचार होता है। एक बार लोकसभा विचार करेगी, फिर एक बार राज्यसभा विचार करेगी, ये एक बार राज्यसभा विचार करेगी, फिर लोकसभा विचार करेगी। और यहाँ पर द्विसदन सदन की जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है, जब हम यहाँ पे जो सरकार बना रहे हैं वो 50% +1 पर बना रहे हैं और आधे से ज्यादा बिलों में भी हमें 50% से +1 चाहिए, तो फिर वहां पर जरूरी है कि राज्यसभा में रोक लगने के लिए होनी चाहिए। और जो 12 सदस्य हम कहते हैं कि जो मनोनीत राष्ट्रपति जी करते हैं, वो 12 सदस्य एक्सपर्ट हैं, वो 12 सदस्य एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। तो उन एक्सपर्ट व्यक्तियों की भी राय ली जाती है कि हाँ भाई बताओ ये बिल सही है या गलत है। तो फिर उनसे पूछा जाता है, वो सही बताते हैं कि हाँ सही है या गलत है। तो एग्जैक्टली बस इतना सा है। इसके मेजरली दो बेनिफिट हमको मिलते हैं, एक तो समुचित प्रतिनिधित्व सबको मिल जाता है, और दूसरा आप कह सकते हैं कि पूर्ण विचार होता है। हर विधेयक पर, हर नीति पर दो बार विचार हो जाता है, पूर्ण विचार हो जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं जो कोशिश है कि सभी जो कानून बने देश में वो बेहतर बने, तो वो बेहतर ही बनेंगे, क्योंकि दो बार विचार हो रहा है, इतने सांसद उस पर विचार कर रहे हैं, ठीक है, पक्ष विपक्ष के पॉइंट्स उस पर रखे जा रहे हैं, और फिर फाइनली एक अच्छा डिसीजन आता है और जिसपे कि राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं। देखिए ये पूर्णिमा बनर्जी है। पूर्णिमा बनर्जी पश्चिम बंगाल की है और ये संविधान सभा का हिस्सा थी,
ठीक है, और इन्होंने अपने विचार व्यक्त करे, वो विचार जान लेते हैं। उच्च सदन पूर्ण विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है। उच्च सदन जो है, अपर हाउस जो है, अपर हाउस कौन सा है भैया? राज्यसभा। उच्च सदन पूर्ण विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है। जो पूर्ण विचार करने का काम ही उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वापस से जो विचार करना है इस काम को अंजाम दे, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम मान रही है पूर्णिमा बनर्जी। और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। देखो अब इनके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। मतों का मतलब आप कह सकते हो इनके वोट्स का नहीं। ये चक्कर क्या है? मतों का नहीं, इस बात को समझिए। हमारे संविधान में यह प्रावधान करा गया है कि लोकसभा राज्यसभा पास कर देगी तो राष्ट्रपति साइन कर लेंगे। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा विधेयक है जिसको लोकसभा ने पास कर दिया पर राज्यसभा ने नहीं करा, या राज्यसभा ने कर दिया लोकसभा ने नहीं करा, तो फिर होता है बेटा डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब है कि बिल अटक गया। अटक गया ना, ये तो वो कहते हैं ना टांग खींचने वाली बात चल गई। राज्यसभा वाले कैसे कर देंगे, अपर हाउस है हम भी लोकसभा वाले अरे अपर हाउस छोड़ो, जनता ने हमको चुना है, हम पावरफुल है, सरकार यहीं से बन रही। दोनों में वो बिल अटका रहता है। जब बिल अटका रहता है ना तो संयुक्त संसद बुलाने की या संयुक्त सत्र बुलाने का जो मौका है वो राष्ट्रपति जी के पास रहता है। संयुक्त सत्र का मतलब होता है ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन का अर्थ ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ आकर के बैठेंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ आकर के बैठेंगे। 545 लोकसभा के और 245 इनके, तो ये कितने हुए? 790 लोग। हाँ 790 लोग। अब क्या है कि अगर वो बिल आपने पास नहीं करा, मतलब राज्यसभा ने पास नहीं करा और उस पर संयुक्त सत्र बुला लिया गया, ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा बुला लिया गया डेडलॉक की स्थिति पर, तो अब 790, अब 790 में अगर मैं कहूं कि इसका 50% चाहिए, 0 से 0 दोनों कैंसिल, 9 पंजे 45, 4 7 पंजे 35, 35 4 39, ठीक है, और प्लस 1 कर दो क्योंकि हम हर जगह प्लस 1 को मान करके चलते हैं, तो 396। तो 396, अब ये 396 मतलब लोकसभा में अकेले 545 है, तो लोकसभा वाले आराम से जीतेंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं। और अब आप ये सोच रहे हो सर हो सकता है 396 के 96, जैसे बीजेपी को मान लो, बीजेपी के पास तो आज लोकसभा में 303 सीटें ही हैं, 93 वोट वो कहां से लाएंगे? तो राज्यसभा में बिल्कुल एक भी सीट नहीं है, ऐसा स्थिति थोड़ी उनकी। राज्यसभा में भी है उनके 100-150, शायद अभी तो हैवी मेजोरिटी में, तो 100 भी मान ली तो वो जीत गए आराम से। मतलब क्या हुआ कि मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर संयुक्त सत्र बुला लिया गया तो लोकसभा वाले अकेले आराम से जीत जाएंगे लोकसभा वाले आराम से जीत जाएंगे क्योंकि 396 चाहिए और 545 वो है, तो मतलब इनके जो वोट्स है ना उनकी वैल्यू नहीं है, पर इनके जो विचार है ना उनकी वैल्यू रहेगी, विचारों का तो महत्व रहेगा। ये बात पूर्णिमा बनर्जी कह रही है। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर है वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से का मतलब जो राजनीति चल रही है वो इसको सपोर्ट कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, उनसे जो दूर है, और इनमें हम किसको मान रहे हैं, वो 12 लोगों को जिनको राष्ट्रपति जी ने मनोनीत करा है, वो निचले सदन को सलाह दे सकते हैं, लोकसभा को सलाह दे सकते हैं कि भैया ऐसा कर लो, सही बात है, राज्यसभा जो बोल रहा है ये गलतियां हैं, इनको सुधार लो, हम बिल को रोकना नहीं चाहते और इनको सुधार कर करके आप फिर से ले आओ, चाहे फिर हम इसको पास कर देंगे। तो ये बात किसने कही है? पूर्णिमा बनर्जी ने कही है। ठीक है, मुझे सरनेम सच में बनर्जी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनर्जी ऑलरेडी जी लगा हुआ है, ठीक है ना, बहुत गजब का सरनेम है। ठीक है, और पूर्णिमा बनर्जी वेस्ट बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं और संविधान सभा का सदस्य रही है। देखिए इस किताब को पढ़ने से आपको एक अच्छा बेनिफिट ये भी होगा कि आप देश के ऐसे नेताओं के बारे में भी जानेंगे जिनका आपने कभी जीवन में नाम नहीं सुना। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बेगम एजाज रसूल जी की बात करी, ठीक है, आज हम पूर्णिमा बनर्जी की बात कर रहे हैं। जब संविधान का जिक्र आता है तो मुख्य मुख्य नामों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार पटेल, BN राव, ऐसे जो मुख्य नाम है ना उन नामों को ही हम लोग जानते हैं, KM मुंशी, तो ऐसे नामों को जानते हैं। पर वो बाकी के जो 299 में से इन बड़े नेताओं को छोड़ करके, सभी बड़े हैं वैसे, उनको छोड़ करके हम उनके नाम नहीं जानते। तो जब यहाँ पे हम डिबेट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि और भी लोग थे जिन्होंने गजब के ही अपनी जो तर्क हैं वो रखे हैं, जैसे कि पूर्णिमा बनर्जी कह रही है। तो पूर्णिमा बनर्जी के बयान से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपर हाउस की कितनी वैल्यू है। ठीक है, अपर हाउस की कितनी वैल्यू और कितना जरूरी है द्विसदन होना। चलिए तो अब चर्चा करते हैं उच्च सदन की, मतलब राज्यसभा की। ठीक है ना, राज्यसभा, पहले तो आप इसका अर्थ समझिए कि राज्यसभा है क्या एग्जैक्टली।
राज्य मतलब जो हम लोग कहते हैं स्टेट्स, ठीक है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। लोकसभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो देश की जो समस्या है उन समस्याओं पर जिक्र करेंगी, और जिन क्षेत्रों से नेता चुनकर के आए हैं वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं, लोकसभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और उनके जो नेता हैं वो एक एक जिन क्षेत्रों से चुनकर के आए उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। अब जो राज्यसभा है ना, राज्यसभाओं को राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया है। देखिए, लोकसभा में जब हम लोग नेता चुनते हैं तो हमने एरिया बांटा है, यहां से जो व्यक्ति चुन करके गया वो इन सभी लोगों की समस्या उठाएगा, यहां पे जो 10 लाख लोग रहते हैं उनकी समस्या उठाएगा। पर राज्यसभा में हमने ऐसा नहीं करा। हमने राज्यसभा में जैसे कि यूपी को 31 सीट दे दी, तो वहां पर अब ये नहीं पता कि यूपी में कौन से इलाके का राज्यसभा सांसद कौन है, नहीं, यूपी के 31 सांसद राज्यसभा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राज्य की जो समस्या है उनको लेकर के आना, राज्यों की समस्याओं को उठाना कि स्टेट की क्या समस्या है वो यहां पे उठाना है। तो ये राज्यसभा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन सेंटर में करती है, पार्लियामेंट में करती है। अब जैसा कि आप लोगों से लास्ट लेक्चर में चर्चा हुई थी कि आर्टिकल 79 जो है वो संसद के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? संसद का गठन। और संसद का गठन हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इतनी देर से वही पढ़ रहे थे, ठीक है, संसद का गठन। अब जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 ने ये कहा कि राज्यसभा का संगठन, राज्यसभा का संगठन मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा किस प्रकार से बनेगी, किस प्रकार से नहीं। तो अब इसी आर्टिकल 80 को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। राज्यसभा का संगठन, राज्यसभा का बनना, उसकी संरचना किस प्रकार से, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा क्या है वो जानिए। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य के लिए कहा गया था। कितने सदस्यों के लिए कहा गया था? 250 सदस्य के लिए कहा गया था कि अधिकतम जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 250 होंगे। और अब इन 250 में से क्या है? 238 निर्वाचित होंगे और 12 लोग कौन होंगे? जिनको राष्ट्रपति साहब मनोनीत करेंगे। 250 अधिकतम हो सकते हैं पर 238 क्या हो? निर्वाचित हो और 12 को राष्ट्रपति साहब मनोनीत कर दे। वर्तमान में स्थिति कितनी है? 245 है। इनमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत है। 233 में से भी 229 तो राज्यों की तरफ से हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से। केंद्र शासित प्रदेश में भी दिल्ली और पुडुचेरी है, ठीक है। अभी 229 और 4 का ये रेशियो है। ये जो 12 लोग जो मनोनीत राष्ट्रपति साहब कर रहे हैं, 12 लोग हैं कौन, ठीक है, कहां से आते हैं, ठीक है। तो ये 12 लोग आते हैं बच्चों अपनी वाली फील्ड से। अपनी वाली फील्ड का मतलब क्या है? आर्ट्स जिंदाबाद, 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 ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कला का, आर्ट्स, ठीक है ना। और आर्ट्स डिफाइन नहीं है, कला डिफाइन नहीं है, कुछ भी। अगर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, ये भी कला है, तो मुझे भी राज्यसभा में भेज देंगे। सचिन तेंदुलकर को जब भेजा गया तो बोले स्पोर्ट्स तो है ही नहीं, तो बोला कला है, कला के आधार पर भेज दिया जाए। तो आर्ट बहुत बड़ा इसमें सेक्टर आ जाता है। फिर आर्ट के बाद हम बात करते हैं साहित्य की। तो देखो अब हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, कोई सा भी साहित्य, कौन से सब्जेक्ट वाले पढ़ते हैं बच्चों? आर्ट्स वाले पढ़ते हैं, है ना। तो आर्ट्स फिर से जिंदाबाद बोलो, ठीक है। तीसरा समाज सेवा। अब देखो समाज की सेवा कौन कर सकता है? साइंस वालों के पास टाइम नहीं, ठीक है ना, बहुत ही बिजी लोग हैं। मतलब मैं कभी जो नीट की, जेई की तैयारी करते हुए कोचिंगों से बच्चों को निकलते हुए देखता हूँ ना, सुबह जाते हैं शाम को ऐसे हो जाते हैं, वो कहाँ से समाज की सेवा करेंगे। वैसे बाद में वो डॉक्टर और इंजीनियर बनकर के करते हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए समाज की सेवा हम सभी कर रहे हैं, पर थोड़ा सा बिजी बच्चे हैं, ठीक है ना। जो समाज ने हमारी सोच बना रखी है, मैं वो बताता हूँ। साइंस वाले बहुत बिजी हैं, उसके बाद कॉमर्स वाले, कॉमर्स वाले का तो पहले इतनी टेंशन है, और 1 रुपया कहाँ गया? अरे तू 1 रुपये को छोड़, मेरे से लेना यार, मस्त रहे। तो इतनी चिंता क्यों कर रहा है? अरे नहीं कैसे ले तेरे से, 1 रुपया नहीं मिल रहा। मतलब उसमें बैलेंस शीट में, और मैंने भी 11th-12th में कॉमर्स पढ़ी है, सच में। मतलब जब वो बैलेंस शीट नहीं मिलती है ना, तो सबसे बुरी हालत होती है। बैलेंस शीट का मतलब होता है वो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग हम लोग लगाया करते थे, और जैसे कि इधर का कुछ आ रहा है, इधर का कुछ आ रहा है, अब पता है कि लगभग ये आंसर होगा, तो दोनों तरफ एक ही आंसर लिख देते थे। तो हो गया सर बराबर, मैच 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 मैच, ठीक है ना। तो कॉमर्स वाले वैसे चिंता में, आर्ट्स वाले बसते हैं बस, अरे
कुछ भी नहीं, अपन करेंगे समाज सेवा। अंकल जी रोड पार करानी, लो मैं कराऊं अंकल जी, ठीक है। अरे आज वो नेताजी आ रहे हैं कंबल बांटेंगे, मैं भी जाता हूँ तो समाज सेवा में किसका योगदान है? अपन लोगों का ही योगदान है, ठीक है। तो समाज सेवा जिन्होंने करी है उनको भी वहां पे भेजा जाएगा। और फिर आ जाते हैं विज्ञान वाले, ठीक है, साइंस में कोई काम कराओ साइंटिफिक, तो उनको। तो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, इन 4 फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो 250 अधिकतम है, जिसमें से 238 निर्वाचित हो और 12 क्या हो? मनोनीत हो। अभी हाल फिलहाल में 245 है हमारे पास, जिनमें से 233 तो क्या है? निर्वाचित है, जिनमें से 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेश से और 12 मनोनीत। ये 12 मनोनीत जो होंगे वो इन 4 जो फील्ड है या 4 जो क्षेत्र हैं उन 4 से मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा का जो संगठन है, जो संरचना है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। अब फिर आगे बढ़ते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया आप सभी को पता है, और राज्यसभा के जो हर सांसद का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष के लिए उसको चुना जाता है। और चुन कौन रहा है? जो राज्यों की विधायिका में बैठे हुए जो विधायक है वो उनको चुनते हैं। और कौन सी प्रणाली से चुनते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा वो चुनते हैं। ये बात हम लोग चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना, बार बार रिपीट नहीं करते अपन तो 6 वर्षों के लिए उनको चुना जाता है। अब 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। अब एक चीज थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि 6 वर्षों के लिए चुना जा रहा है, तो यहां पर सर ये 6 वर्ष एक साथ पूरे होंगे या अलग अलग पूरे होंगे? जो 245 लोग चुने गए हैं लोकसभा में, तो हम देखते हैं कि 545 एक साथ आए थे और एक साथ चले गए, ठीक है, हम साथ साथ हैं। पर राज्यसभा वाले साथ साथ नहीं है। क्यों साथ साथ नहीं है? क्योंकि किसी राज्य में किसी की सरकार और किसी राज्य में किसी की सरकार, ठीक है ना, तो वो साथ साथ नहीं है। विचारधाराएं नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है कि विचारधाराएं नहीं मिल पा रही उनका मतलब राज्यसभा को एक साथ भंग नहीं किया जाता, एक साथ हटाया नहीं जा सकता, एक साथ नहीं हटाया जा सकता। इसलिए 245 मेंबर्स में से हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स है, 1/3 मेंबर्स क्या होंगे? रिटायर होते जाएंगे। हर 2 साल हुए फिर 1/3, इसका 1/3 आप निकालोगे तो लगभग 80 से 81 मेंबर्स आएंगे। मैं 82 मान लेता हूं, मतलब 2 साल हुए फिर 82 मेंबर गायब, उनकी जगह नए चुन करके आएंगे। फिर 2 साल हुए 82 मेंबर गायब, फिर उनको चुन करके आएंगे। फिर 2 साल हुए फिर 82 मेंबर आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब आप एक ये सोच सकते हो कि एक राज्य में जो सरकार बनी हुई है उसको 5 साल में 2 बार मौका मिलता है अपने यहां से राज्यसभा में सांसद भेजने का। 2 बार मौका मिलता है, क्योंकि 2-2 साल में तो 4 साल हो जाएंगे और फिर 1 साल तो नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि दूसरी साल में हो सकता है सरकार दूसरी आ जाए, नहीं आ जाए राज्य में। तो हर राज्यसभा में, जो हमारी राज्यसभा है, हर राज्य से 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 साल में रिटायर होते जाएंगे। अब ऐसा है, जब 1952 में पहली बार जो राज्यसभा स्थापित करी गई, 1952 को किस दिन करी गई? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 इसलिए हुआ बेटा, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जी, देश के राष्ट्रपति जी बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 1951 के अक्टूबर फरवरी से लेकर के लोकसभा के चुनाव चलते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि भैया राज्यसभा को भी देखो, राज्यसभा का क्या करना है। तो राज्यसभा के लिए ये प्रावधान संविधान में किया गया था कि जो प्रथम राज्यसभा होगी उसके लिए राष्ट्रपति जी के पास अपने पास पावर होगी, वो जो पावर इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। तो 1952 में जब राज्यसभा थी तो 216 सदस्यों को चुना गया। 216 में से 204 निर्वाचित थे और 12 को राष्ट्रपति साहब को मनोनीत करना था। अब परंतु बात इस प्रकार से थी कि इनमें से हमें हर 2 साल में क्या करना है? रिटायर करना है। 2 साल में रिटायर करना है, तो 2 साल में रिटायर करेंगे तो कार्यकाल तो 6 साल का है, 2 साल में कैसे रिटायर करते हैं? तो राष्ट्रपति जी ने एक आदेश जारी करा और उस आदेश में ये कहा कि कुछ समय के लिए कुछ जो सदस्य हैं उनका जो टाइम है वो कटेल होगा, मतलब कट होगा, कम होगा। इसीलिए कुछ जो सदस्य हैं उनका 1952 से 54 तक चला, ठीक है, कुछ का 1952 से 56 तक चला और कुछ का 1952 से 58 तक चला। तो 3 कैटेगरियां रखी गई, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। ये 2 साल रहेंगे, फिर इनकी जगह कोई नए आ जाएंगे। अब जो 1954 में चुन करके आ रहे हैं वो तो 1960 तक जाएंगे, उन पे तो कोई डाउट नहीं है। अब ये 1952 से 56 ये 4 साल ही रहे। हाँ, फिर जो 56 में चुन करके आ रहे हैं वो भी 6 साल तक जाएंगे और ये तो 6 साल रहे हैं तो ये 64 तक जाएंगे। तो इसके लिए क्या करा गया कि जो इनको चुना गया उनमें से फिर भैया 2 साल के बाद क्या है,
कि सबकी पर्ची डाल दी और लॉटरी निकाल ली कि हाँ भैया ये बाहर हो जाएंगे, तो आप बाहर जाते जाइए और फिर वापस तो चुन करके आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस आ जाइए, राष्ट्रपति जी मना थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो पहली राज्यसभा स्थापित करी गई थी वो इस प्रकार से करी गई थी कि 2-2 साल के अंतराल पे 1/3 सदस्यों को बाहर करना था और उनकी जगह नए सदस्य चुनने थे। तो कुछ सदस्यों को क्या है कुर्बानी देनी पड़ी, उनको 6 साल की जगह 2 साल का टेन्योर करना पड़ा, कुछ को 4 साल का करना पड़ा और कुछ 6 साल का पूरा करके। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहली राज्यसभा स्थापित हुई होगी वो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब 6 वर्ष का कार्यकाल है और एक साथ कभी भी ये नहीं हटती, ठीक है। 2-2 साल में नए नए लोग चुनकर के आ रहे हैं। 2-2 साल में नए नए लोग चुनकर के आने का मतलब यह है कि कभी भी पूरी एक साथ भंग नहीं होती, मतलब डिसॉल्व नहीं हो रही है। सारे के सारे सदस्य एक साथ गायब नहीं होते, सारे के सारे सदस्य लोकसभा वालों की तरह एक साथ छुट्टी मनाने नहीं जा रहे। ये है, हमेशा रहेगी। इसीलिए जो हमेशा रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी। इसीलिए राज्यसभा को क्या कहा गया है, स्थायी सदन कहा गया है, ठीक है। जो परमानेंट हाउस है वो हमारा राज्यसभा है, परमानेंट हाउस है राज्यसभा। और अब सवाल यह आता है कि परमानेंट रखने की आवश्यकता क्या थी। अब लोकसभा वाले तो चुनाव में बिजी हो गए। अब मान लो कि कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि हमें कुछ कानून की आवश्यकता है या कोई सलाह मशवरे की आवश्यकता है, तो फिर कौन देगा, कोई तो होने चाहिए ना। तो राज्यसभा वाले बोलेंगे हम बैठे हैं हम बैठे, हम किस लिए, हमसे पूछो हम बताएंगे। और उनमें से वो 12 लोग तो 100% बोलेंगे अरे हम हैं भैया, हम जिंदा है, हाँ हमें किस लिए बुलाया गया था, हमें एडवाइस देने के लिए बुलाया गया था, पर लेते ही नहीं है ये लोग यही तो मौका मिला एडवाइस देने का, तो हम देंगे। तो वो जब अगर ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि लोकसभा के चुनाव में लोकसभा व्यस्त है, तो राज्यसभा उस पर कुछ निर्णय, कुछ मशवरे कर सकती है, कुछ निर्णय दे सकती है, ठीक है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर एक कहते हैं ना बैकअप प्लान होता है, वो बैकअप प्लान भारत के संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर रखा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 79 हो गया, 80 हो गया, 81 में लोकसभा की बात करी गई थी, 82 में जो बात करी गई थी वो हर जनसंख्या के बाद परिसीमन की बात करी गई थी, 83 में दोनों सदनों की अवधि की बात करी गई थी, तो दोनों सदनों की जो अवधि है वो 6 वर्ष है। 84 वाले में जो बात करी गई है वो दोनों सदनों के सदस्यता की बात करी गई है कि भैया जो सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो अब भी मैं राज्यसभा बता रहा हूं, तो राज्यसभा के लिए कितनी जरूरी है बच्चों, राज्यसभा के लिए जरूरी है 30 वर्ष 30 वर्ष का होना जरूरी, 30 वर्ष के होंगे तभी आप राज्यसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे आते हैं 89 पर आ जाइए आप, आर्टिकल 89 पे। आर्टिकल 89 बात करता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी पदेन सभापति है, ये हम लोग पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सभापति तो कौन है, जो चेयरमैन है वो तो कौन है, उपराष्ट्रपति जी। और जो उपसभापति है वो क्या होता है, इन राज्यसभा के लोगों में से ही किसी को चुन लिया जाता है, एक व्यक्ति को उपसभापति बना दिया जाता है। और उपसभापति जी का क्या काम है कि जब सभापति जी नहीं है तब आप जाकर के वहां पर कुर्सी पर बैठ जाओ, आप जाकर के कुर्सी पर बैठ जाओ और सबकी सुनो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। कोई कानून पास करवाना तो उस पर हैंड रेज करवा करके, जैसे भी आपको जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर पूरा करवाना है। तो सभापति जी और उपसभापति जी, ये दो की बात करी गई। 90 में बात करी गई है, आर्टिकल 90 में, कि उपसभापति का जो पोस्ट है वो खाली कैसे होगी, ठीक है। उपसभापति की पोस्ट खाली कैसे होगी, तो उपसभापति की पोस्ट खाली या तो वो रिजाइन दे दे, उनकी डेथ हो जाए, या उनको भी हटाया जा सकता है। जो हाउस के मेंबर्स हैं वो पहले 14 दिन का नोटिस देंगे उनको कि सर हम आपको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, फिर एक प्रोसीजर के थ्रू उनको हटाया जा सकता है। और 91 में ये बात करी गई है, अनुच्छेद 91 में, कि जो उपसभापति है जब वो सभापति का काम कर रहा है तब उसके पास क्या क्या शक्तियां, मतलब उसके पास सभापति वाली सारी की सारी शक्तियां उनके पास आ जाएंगी। तो आर्टिकल 89, 90, 91 ये बताते हैं। तो राज्यसभा के बारे में आपको जितनी जो बेसिक नॉलेज जानकारी देनी थी, जितना एक्स्ट्रा था वो एक्स्ट्रा बता दिया। ये पहली जो राज्यसभा स्थापित हुई 3 अप्रैल 1952 को, ये कहीं नहीं बता रखा, मैंने आपको बता दिया है। एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा कंटेंट, ये आपको बहुत काम आएगा। इसको अगर आप समझ जाओगे, समझते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली कुछ ही बात नहीं है। मतलब 1952 में 216 लोगों को चुन लिया गया और फिर राष्ट्रपति जी ने बोला भैया 2 साल बाद 80 लोग प्लीज फ्री हो जाना, 1/3 जितने भी हो वो फ्री हो जाना। 80 नहीं, 1/3, इसका 1/3 कितना होगा वो निकाल लीजिएगा। उनको फ्री करा गया।
तो फिर बोला कि ठीक है 1954 में वो 2 साल बाद वो चले गए। फिर अब 54 में चुनकर के आ गए, फिर 2 साल बाद 56 में निकालना था, तो फिर बोला भैया अब तो 2 साल वाले बाहर हो जाए, जिनको होना है वो बाहर हो जाएंगे, और 58 तक 6 साल, फिर कंटिन्यूसली चलता गया। फिर जो 58 में चुनकर के आ रहे हैं उनका 64 में, 64 वालों का 70 में, यूं आराम से चलता रहा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। पहली जो राज्यसभा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। देखिए अब संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो अलग अलग है। लोकसभा में तो किस प्रकार से है, लोकसभा में तो हम लोगों ने देखा कि हमने पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है, पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है, और किस आधार पर बांटा है, जनसंख्या के आधार पर बांटा है, और उस निर्वाचन क्षेत्र में से हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन करके आएगा। परंतु राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा में हमने राज्यों को, जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको जनसंख्या के आधार पर उनको सीटें अलॉट करिए। आपकी इतनी जनसंख्या है तो उसका इतना % आता है, आप इतनी सीटें ले लो। वहां पे हमने कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाया, निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाया, तो जितनी आपकी जनसंख्या उस जनसंख्या के हिसाब से आप इतनी सीटें ले लो, और 1971 वाली ही जनगणना वो चल रही है, उसी के हिसाब से मानते हैं। अगर उसी के हिसाब से माने तो उत्तर प्रदेश के पास आज 31 सीटें राज्यसभा में है। त्रिपुरा की बात करूं, 1 सीट त्रिपुरा के पास है। अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं, पधारो हमारे देश, तो 10 सीटें इनके पास। कितनी है? 10 सीटें। सबसे ज्यादा किसके पास है? यूपी के पास है। यूपी के पास क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यूपी की है। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का आधार है वो जनसंख्या है, परंतु वो राज्यों की जनसंख्या कितनी है उस हिसाब से दिया जा रहा है, और यहां पर एक एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यही बात मैंने आपको कही थी स्टार्टिंग में। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। जो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो अप्रत्यक्ष तरीका मतलब अपना अरेंज मैरिज वाला ही है, ठीक है ना, अरेंज मैरिज वाला तरीका है। और अरेंज मैरिज वाले तरीके में क्या होगा कि जनता विधायक को चुनेगी, और विधायक किसको चुनेंगे? राज्यसभा के सांसदों को चुनेंगे। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, 1 मिनट, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि जनता है वो राज्य के विधानसभा के जो सदस्य उनको चुनेगी, और राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो किसको चुनेंगे? राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। अब देखिए एक बात देखिए, जहां जहां पर द्विसदनात्मक है, राज्यों में द्विसदनात्मक है, वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही वोटिंग कर रही राज्यसभा के सदस्य के लिए भी विधानसभा ही वोटिंग कर रही है। यहां पे कहीं पर भी विधानमंडल नहीं लिखा, विधानसभा ही लिखा है, जिससे कि क्या सब में समानता बनी रहे। द्वितीय सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए अब 2 प्रकार से हम जो द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन होता है, उसमें अपने सदस्य चुनकर के भेज सकते हैं। आइए दोस्त कौन सा है? पहला, देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसका अर्थ यह हुआ, कौन से राज्य कितना बड़ा है, मारो गोली, कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या, छोड़ो ना बात, सबको बराबर कर दो। ऐसा बराबर कर रखा है अमेरिका ने, ठीक है, ऐसा बराबर कर रखा है यूएसए ने। यूएसए का जो अपर हाउस है उसको हिंदी में कहा जाता है सीनेट, इंग्लिश में भी सीनेट ही कहा जाता है, ठीक है ना, हिंदी में सीनेट और इंग्लिश में भी सीनेट ही कहा जाता है। और ये जो सीनेट है इसमें टोटल 100 लोग हैं। और अमेरिका में कितने राज्य हैं बच्चों? अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो हर 50 राज्य में से, हर राज्य में से 2-2 लोग चुन करके जाएंगे, तो 100 लोग होंगे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम अपना लो। या तो एक ये तरीका हो सकता है कि आप राज्य की जनसंख्या, राज्य का क्षेत्र सबको हटाओ और सिर्फ सबको 2-2 सीटें दे दो। उस हिसाब से आज हमारे राज्यसभा में 28 राज्य हैं, तो 2-2 के हिसाब से आप काउंट करके बताइएगा कितनी होती। 56 हो गई, मैथ्स तो आती नहीं होगी आप लोगों को। देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो एक तो क्या है कि समान प्रतिनिधित्व दे दो कि भाई कितनी भी जनसंख्या, कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर कर दो। दूसरा है असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है उनको ज्यादा सीटें मिले, और जिन राज्यों की कम जनसंख्या है उनको कम सीट मिले, जैसा कि भारत में अपनाया गया। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। और जो पहली राज्यसभा स्थापित हुई थी उसके मैंने आपको कहानी समझा दी। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते, हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होकर के जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 1/3 सीटों के लिए चुनाव होता है। तो हर 2 साल में क्या होगा कि 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, और फिर उन 1/3 पर क्या होगा? चुनाव होंगे।
इसी तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती। पूरी तरह भंग नहीं होने का अर्थ यह है कि जो सारे के सारे सदस्य हैं वो एक साथ ना हट करके नहीं जाते, जैसे कि लोकसभा में जा रहे हैं। लोकसभा, जब लोकसभा का चुनाव का टाइम पीरियड चलेगा वो उसमें पूरी तरीके से भंग हो गई, एक भी सदस्य नहीं है, सारे के सारे चुनाव लड़ रहे हैं। अतः इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। तो यही बात मैंने आपको बताया कि लोकसभा जब लोकसभा के चुनाव में व्यस्त हो तो राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और वो जो मुख्य निर्णय लेने होते हैं वो मुख्य निर्णय ले सकती है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। सवाल 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 पे सवाल, सर सवाल की मनोनीत सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो जिन्होंने साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में जो विशेष काम करे हो उन लोगों को क्या है? राष्ट्रपति जी मनोनीत कर देते हैं। ओके, तो आज के लिए अपना इतना ही। आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में और जर्मनी की द्विसदनात्मक व्यवस्था के बारे में। जर्मनी में एक अलग ही तरीके का वोटिंग सिस्टम अपना रहे, उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और बाकी लोकसभा को तो अपन मतलब बिल्कुल ही खोल करके रख देंगे, हर आर्टिकल को पढ़ेंगे, सारी जानकारी लेंगे जैसे कि राज्यसभा के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, आग लगा दो। मैं सही कह रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है, ठीक है ना। तुम बढ़ा दो इस चैनल को, बहुत लंबा चौड़ा परिवार कर दो, ठीक है ना। तो हर बच्चा क्या है, देश का हर बच्चा कलेक्टर बने, सरकार भी मजबूर हो जाए सीटें बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।